इस पंचायत समिति के प्रधान जी भाई रमेश जी, आयोजक टीम पूरी सबके नाम मैं नहीं जानता, माननीय सीआई साहब, माननीय मुक्ताराम जी, प्रधान साहब जी और बीटीटीएस के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई लक्षा जी, आमोलक जी, हमारे बीच स्थानीय पंचायत समिति सदस्य, तमाम बुजुर्ग, युवाओं, हमारे साथ आए पत्रकार जी और जी छानवाल जी जो हमारे उदयपुर लोकसभा सीट के हमारे प्रत्याशी रहे हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज की तरफ से और सामने माता और बहनें बैठी है, युवा बैठे हैं, उन सबका इस राजन पे डूंगरपुर की जनता की ओर से, डूंगरपुर के दिलों की ओर से आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने यहां पर हमें आपके बीच में बुलाया। मैं उन तमाम हमारे साथी हैं जो खड़े हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अगर थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन ये विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है और साथ साथ में हम आदिवासियों के इकट्ठा होने की क्यों जरूरत पड़ी, इसका इतिहास हम बताने जा रहे हैं। और वो मैं सबूत क्या आपको बताएंगे कि ये क्यों जरूरी रहा। आप कहीं भी किसी के साथ तर्क वितर्क करेंगे, आप कहीं भी किसी से बात करेंगे, तो मैं समझता हूं आपके उपयोगी होगा। कुछ लोग आपको पता होगा आजकल राष्ट्रवादी कौन सवाल खड़ा करते हैं। अगर इस धरती से कोई प्रेम करने वाला है, अगर इस धरती का कोई सम्मान करने वाला है, वह है आदिवासी। और नकली राष्ट्रवादी वह है जो इस धरती को खोखला कर रहे हैं, मानने के जरिए, दूसरों के जरिए, तीसों के जरिए जल जंगल जमीन को उजाड़ करके हमारे अस्तित्व को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। वो कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। आपको ध्यान होगा जब हम इस धरती से प्रेम करते हैं, इस धरती पर उत्पन्न होने वाला पेड़, जल जंगल जमीन का हम सम्मान करते हैं। और सम्मान किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए। आज अगर विश्व में दुनिया भर की अगर बीमारियां फैल रही है, आज विश्व में जो महामारियां फैल रही है, वो सारा का सारा और नकली पूंजीपतियों का और नकली राष्ट्रवादियों। आपको मालूम होगा आज की तारीख में हमारा जो आदिवासी समाज है, उस समाज को एक करने के लिए, उस समाज को संगठित करने के लिए यूएनओ को चिंता करनी पड़ी। आजादी के पहले इस देश में हमारे पर जो कानून चलता था, हम पर जिस नियमों से शासन होता था, हम पर एक क्रूरता के जरिए जो शासन किया जाता था, वो था ये मनुस्मृति। आपने देखा होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा, मनुस्मृति कभी पढ़ी है? आपने ऐसे किसी ने पढ़ी है मनुस्मृति? नहीं। मनुस्मृति वह है जिसमें इंसान के साथ भयंकर भेदभाव किया है। एक दोहा में सुनाता हूं, दूर पशु शूद्र नारी ये ताड़न के अधिकारी। ये कानून बनाया था महर्षि मनु ने। यानी कि जो शूद्र है, जो महिला है, जो पशु है, इनको जितना पीटोगे, जितना दबाओगे, इतने सीधे चलेंगे। ये कौन कहता है? ये मनुस्मृति कहता है। और
1960 तक इस मनुस्मृति का कानून चला। इसमें आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ढंग से आपको खाने का अधिकार नहीं था, ढंग से आपको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ये जितनी भी जमीन थी वो जमीन आपकी नहीं थी। यहां आपको गुलामी करनी होती थी। इन सारे से निजात पाने के लिए अंग्रेजी लॉर्ड मैकाले ने आपका एक भारतीय दंड संहिता के नाम से एक ग्रंथ तैयार किया, और इस ग्रंथ के पहले किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी उच्च जाति के लोगों को कोई कभी फांसी नहीं होती थी। अगर कोई चोरी करता है, अगर ब्राह्मण चोरी करता है, उसको माफ कर दिया जाता था। कोई नष्ट करता है, कोई वो करता है, उसकी सजा का कम प्रावधान था। लेकिन कोई आदिवासी या कोई भील ये कोई चोरी करता था, उसको कठोर दंड दिया जाता था। आपको न्यायालय में जैसे कहते हैं ना, किताब के हाथ पर रख करके कसम खाते हैं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। उस टाइम आदिवासी कोर्ट में जाता था और उसको 7 अंगुल का लोहा तपा करके हाथ में पकड़ा जाता था। कहा जाता था बंद कि सच बोलेगा या झूठ बोलेगा। यह व्यवस्था हमारे साथ थी। इस व्यवस्था को भारतीय दंड संहिता ने खत्म किया। तब भी हमारे समाज में ऐसे समाज के कुछ ठेकेदार लोग, दूसरे समाजों के चाकरवत लोग, वो हमको अपनी से ताकतों का हवाला दे करके हमको डराते थे, धमकाते थे। और आपको मंदिर, मस्जिद या गिरजे में या जहां पे धार्मिक स्थल है वहां पर आपको प्रवेश आपका निषेध है, क्योंकि आप अपवित्र लोग हैं। ऐसे अत्याचारी कानून जो आपके बीच में थे, उन कानूनों को खत्म करने का काम भारत के संविधान ने किया। भारत का संविधान आपने पढ़ा होगा या देखा होगा। यह भारत का संविधान है। इसमें इस देश में शासन कैसा होगा, इस देश के नागरिकों का साथ व्यवहार क्या होगा, इनके इस देश के नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी के अधिकार क्या होंगे, आरक्षण क्या होगा, आपको बोलने का अधिकार होगा या नहीं होगा, संपत्ति रखने का अधिकार होगा या नहीं होगा, ये सारा आपका इस देश की जनता का जीवन नियमित करने के लिए अधिनियमित किया था 1950 में। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जब भारत का संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद में आपको जो अधिकार दिए गए, लेकिन वो अधिकार भी आज भी कागजों में चल रहे हैं। आपका आरक्षण था, आरक्षण 1950 में आपको जनसंख्या के अनुपात में एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है, उन सबको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया। और यहाँ पर आपकी जितनी भी जनसंख्या होगी, इसके अनुपात में आपके सरपंच होंगे, पंचायत समिति सदस्य होंगे, प्रधान होंगे, प्रमुख होंगे, आपके विधायक होंगे, सांसद होंगे। इस तरह का कानून बनाया। लेकिन आपने देखा होगा कि आज आजाद भारत में भी केवल लोकसभा और विधानसभा में आपका जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तो हुआ, लेकिन जहां आरक्षण की जरूरत थी वहां पर आरक्षण नहीं ला। आरक्षण जहां पर बहु जातियां है वहां आरक्षण उसको जरूरत नहीं होती है। आरक्षण की जरूरत होती है जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जहां पर आदिवासी अल्पसंख्यक रहता है, उनको आरक्षण की जरूरत होती है। आज तक नहीं दिया गया। अब सवाल यह है कि आजादी के पहले आदिवासियों के साथ क्या सलूक होता था, यह अगर आप सुनोगे आपको आश्चर्य होगा। वो कानून था जयराम पेशा कानून। ये जयराम पेशा कानून आपको 1871 से लेकर के 1952 तक, आपको अगर कोई मां के पेट में बच्चा भी पल रहा है, पैदा होने का अगर 1 घंटा हुआ है या 2 घंटे हुए हैं, उसको जन्म से अपराधी घोषित किया था। मां के पेट में है तो भी वो अपराधी है, मां के पेट से बाहर निकला है तो भी वो अपराधी है। ऐसा जघन्य कानून जनजाति अपराधी अधिनियम के नाम से उसको यहाँ की भाषा में हम जयराम पेशा कानून कहते हैं। आप अगर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, आपके पैरों के और हाथों के निशान देकर के बिना
उस गांव के जो हमारा मुखिया होता था या पुलिस का अधिकृत आदमी होता था, उसके परमिशन के बिना आप जा नहीं सकते थे। ऐसे दमन, ऐसे जख्म देने वाली व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जाता है। आज भी हमारा आदिवासी समाज है वो इन जख्मों को झेल रहे हैं। आप कोई अपराध नहीं करोगे, लेकिन आपका क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति आपको मर्जी है। कल परसों हमने एक वीडियो देखा, बच्चा खेत से सब्जी लेकर के जा रहा है, उस बच्चे को जबरदस्ती कहा कि तेरे हिरण को मारने के लिए तू दौड़ा रहा। इतना झूठ है यार। जंगल के आसपास के लोग जो रहते हैं, अगर वहां का सरकारी कर्मचारी है, फॉरेस्टर है, उसको अगर महीने का हफ्ता नहीं दिया तो उसके खिलाफ में झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, मकान को ढा दिया जाता है, मकानों को गिरा दिया जाता है और कहा जाता है अगर विरोध करता है तो राजकार्य में बाधा कर दी, इसलिए इसको जेल में डाल दो। अभी उदयपुर में 5 लोग इस आप में भी जेल में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासियों पर कोई कानून लागू नहीं होता। मैं कहता हूं आदिवासियों पर कानून लागू होता है, ये भ्रामक जानकारियां हमको दे रहे हैं। भारत का संविधान आप पर भी लागू है, मेरे पर भी लागू है। संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा है, क्या कहा है? जिस चीज का कोई कानून नहीं बना हो वहां पर आदिवासियों की रूढ़ी और परंपरा काम आएगी और इसी के आधार पर न्याय होगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम न तो भारत के संविधान को पढ़ते हैं, न ही हम देश के कानून को समझते हैं और उसका दुरुपयोग हमारे साथ हो रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र में नामी गिने चुने व्यक्ति जो सरकारी नौकर है, ये जरूरत इस बात की है कि जब आपका संविधान ने आरक्षण दे रखा था नौकरियों में, भर्तियों में, कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा, लेकिन आजाद भारत के बाद में भी 20 साल बाद आपको 7 अप्रैल 1970 को आपको आरक्षण मिला। वो भी कितना मिला? 9%। 7% फौज में, पुलिस सेवाओं में और 9% आपका सिविल सेवाओं में। पहली बार राजस्थान में 20 साल बाद, चाहे कोई भी सरकार रही हो, राजस्थान के आदिवासियों, फिलो, एसटी, एससी माइनॉरिटी को अगर कोई आरक्षण मिला है, ओबीसी को 20 साल बाद, आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद। 1972 में आपको प्रमोशन में आरक्षण मिला, कितना? एसटी को 5% और ओबीसी का एससी को 10% मिला था। और 1975 में 25 साल बाद एससी समाज का आरक्षण जो 17% था उसको घटा करके 16% कर दिया गया। यही नहीं, टीएसपी क्षेत्र के आदिवासियों को 45 साल आजाद भारत में 45 साल बाद 45% आरक्षण दिया। यानी कि 45 साल के बाद में आरक्षण का लाभ आपको मिला, तो देश की जनता के साथ में आपको मुकाबला करने के लिए आपको पीछे इन सरकारों ने छोड़ दिया 45 साल। यहां के आदिवासियों को 20 साल पीछे छोड़ दिया दूसरे समाजों से। ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था, उसको खत्म करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासियों को जागृत करने के लिए, आदिवासियों को कानून का, आदिवासियों को अपनी जो रीति रिवाज परंपराएं क्या है इसको सुरक्षित रखेगा। आपको एक सुरक्षित कैटेगरी घोषित किया हुआ है, उस सुरक्षित कैटेगरी का सम्मान हो, उसका हक अधिकार सुरक्षित हो, इस बात के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा अभी जो सरकारें, माफ करना क्योंकि सरकारों ने हमारे साथ क्या किया है, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इनके कर्मों का, इनके कृत्यों का विरोधी हूं। आपको ध्यान होगा सत्ता पाने के लिए सरकारें, पार्टियां क्या घोषणा करती हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि ये महंगाई बढ़ रही है और ये सरकार, कांग्रेस सरकार फेल है, ये कहते थे, और खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हाल है आपके? पेट्रोल आपका 100 रुपये पार हो गया, लेकिन एक भी बंदा पेट्रोल के खिलाफ में बोलने के लिए तैयार, महंगाई के खिलाफ में बोलने के लिए तैयार नहीं। आपका दैनिक का राशन महंगा हो गया, उसके खिलाफ बोलने के लिए नहीं, तैयार नहीं। अगर बोलोगे तो आपके बोलने का अधिकार होते हुए भी आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। यही नहीं,
आपको मालूम होगा हमको सपने दिखाए थे 15 करोड़ 15 लाख लोगों को नौकरियां दे देंगे। आज का पढ़ा लिखा बेरोजगार ये खड़ा है, इनको नौकरी तो दूर की बात, आज राजस्थान में अगर कोई परीक्षा देता है तो पेपर 5-5 10-10 लाख रुपए बिक जाते हैं। क्या बेरोजगार हमारा आदिवासी भाई 5 लाख में पेपर खरीद पाएगा? क्या 10 लाख में पेपर खरीद पाएगा? जब हमारा आदिवासी भाई जब है वो पेपर खरीदेगा नहीं, खरीद सकता नहीं है, तो नौकरी पे लगने वाला नहीं है। कितनी कार्रवाइयां की, और जब पेपर लीक करने वाला लोग है या उनके कोई रिश्तेदार है उनके खिलाफ में कितनी कार्रवाइयां की, आज को कोई हिसाब नहीं है। यह आदिवासी को बेवकूफ बनाने वाली व्यवस्था है और आपको जागृत होना पड़ेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो। अभी शिक्षा नीति में आपने देखा होगा एक ही संस्थान के 250 लोग IAS बन जाते हैं और आप जैसे पढ़ने वाले आप कोचिंग कर करके थक गया, आपका चयन कभी नहीं होता। ऐसी व्यवस्था जो आपको पीछे धकेलने का काम कर रही है, इसका आपको संगठित होकर के मुकाबला करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आप जानते हैं कभी माता जी आप कभी टैक्स देते हैं? आप कभी टैक्स देते हैं? आप देते हैं टैक्स? कौन नहीं देता है? इसमें टैक्स जरा हाथ खड़ा करना। आप सभी टैक्स देते हैं, बिस्किट भी खरीदते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस। आजाद भारत में आपने प्रॉपर्टियां बनाई, आपके टैक्स से रेलवे बना, आपके टैक्स से एरोप्लेन बना, आपके टैक्स से सड़कें बनी, आपके टैक्स से कल कारखाने बने, आपके टैक्स से बैंकें चली, आपके टैक्स से LIC, आपके टैक्स से सारी केमिकल फैक्ट्रियां जो भी अर्थ मूवर जैसे करीब 70-80 प्रकार की कंपनियां आपके टैक्स से बनी। नतीजा क्या हुआ? आपके टैक्स से संपत्ति बनी है, उस संपत्ति को आज बेचने का काम किया जा रहा है। सरकारी संस्थान बिक रहे हैं और आप नौकरियों की मांग कर रहे हैं। जब संस्थान ही नहीं बचेगा तो आप नौकरी कहां करोगे? आज चिंता का विषय यह है कि जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, और वो कौन दे सकता है? अगर हमारे परिवार का कोई मुखिया है वो जमीन बेच रहा है तो इसका मतलब हमारा देश का हमारा परिवार का मुखिया दिवालिया हो चुका है, तभी तो बेचेगा ना। आज अगर मैं मुखिया हूं किसी परिवार का, मेरे परिवार में 5 बेटे बेटियां हो सकती है और मेरे पास जमीन है, मैं कब बेचूंगा? जब मेरे पास पैसा नहीं होगा। देश का मुखिया देश की संपत्ति बेच रहा है और देश की जनता सड़कों पर रो रही है। उसके पास न तो कोई धंधा है, न नौकरी है, न कोई सम्मान है, और उल्टा और कई सारी घटनाएं होती है। आपने देखा होगा आपके साथ में किस तरह से व्यवहार होता है। एक नीमच का कन्हैया जो भील था उसको घसीट करके मार दिया गया, ना कोई मुआवजा मिला और ना कोई नौकरी मिली, ना कोई सम्मान मिला, ना कोई ढंग से जांच हुई। और एक उदयपुर का कन्हैया जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा की थी, नूपुर शर्मा ने एक किसी धर्म विशेष पे बोला और ये मॉब चला और इस मॉब में आपस में चाकू छुरों में मारे गए। उस कन्हैया को 50 लाख रुपया सरकार दे रही है, 2 बेटों को नौकरी दे रही है और 1 करोड़ रुपया चंदे में मिलता है, क्योंकि वो आदिवासी नहीं था। वो आदिवासी कन्हैया जिसको कुछ नहीं मिला। एक आपने देखा होगा पानी में मूछ रखने के नाम से इसको गला काट करके मार दिया गया। मारा कि नहीं मारा? आपने अखबारों में पढ़ा होगा। कोई वहां पर कोई मुआवजा नहीं, न कोई कार्रवाई, न कोई नौकरी, क्योंकि वो SC समाज का था। आपने देखा होगा नेमावर में एक ही परिवार की मां और 2 बेटियां और 1 बेटा और एक SC समाज की बेटी जो उनके साथ में खेतों पे गई थी, उनके साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ और उस भूमिधारी ने JCB से खड्डा खोद करके 4 महिला और 1 बेटा
5 का नंगे कपड़े करके एक ही खड्डे पे एक के ऊपर एक लाश दबा दी गई। 18 दिन बाद एनडीटीवी वाला जाता है, उस पूरे मामले को जगाता है और सरकार हरकत में आती है, लेकिन कोई न्याय नहीं मिलता है। न उनके परिवार को कोई मुआवजा मिलता है, न उनके परिवार को कोई सहारा मिलता है, न न्याय मिलता है, न नौकरी मिलती है। आज देश में जो व्यवस्था चल रही है सक्षम लोगों की है, जो एसटी, एससी और माइनॉरिटी और ओबीसी को जो दबाता है, उन लोगों को खत्म करने की साजिश चल रही है। अभी आपको एक और उदाहरण बताता हूं, जो हमारे यहाँ पर डीलिस्टिंग का मामला चल रहा है। केंद्र सरकार आपको 8% रिजर्वेशन दे रही है, वो घट करके आपका 3% पे आ जाएगा। आपके सरपंच जो आपका आज की तारीख में 12% रिजर्वेशन है सरपंचों का इस क्षेत्र में, वो घट करके आपके 7% पे आ जाएगा। प्रधान आपके 7% बनेंगे, 6% बनेंगे। आपके सांसद विधायक राजस्थान से 3 से 4% बनेंगे। सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी। यह डीलिस्टिंग आपको लड़ा करके आपस में बांटने का काम करें। एक और दूसरा कानून जो अभी अभियान चला रखा है सब जगह, जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन। यह किसका है? आरएसएस का संगठन है और वो चला रहा है। वो क्या कह रहा है? उनके पीछे जो लॉजिक यह है कि जिस आदिवासी के या जिस इंसान के 2 से अधिक संतान है, उनका मतदाता सूची से नाम हटा दीजिए। जब मतदाता सूची में और सबसे ज्यादा अगर किसी के 2 से अधिक संतान है, बिलो की है, ऐसी समाज की है, माइनॉरिटी की है, जो गांव में रहते हैं उनकी है, अगर उनका मतदाता सूची से नाम निकल जाएगा, वो भविष्य में कभी भी इस देश की नागरिकता लेने में, क्योंकि आज मतदाता सूची ही तो आपकी नागरिकता निर्धारित कर रही है। मतदाता सूची ही आपकी मूल निवास है, कहाँ का है, ये तय करने का आधार बन चुका है। आप कहीं भी जाइए, आपको राशन, मुफ्त राशन अगर लेना है तो आपका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। आज इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास को भी अगर सरकारी सहायता लेनी है या कोई अनुदान लेना है तो आपका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। लेकिन हमारे समाज विरोधी लोग हैं, जो आदिवासी विरोधी लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि आदिवासियों को कोई सरकारी सहायता मिले, उनको मकान मिले, इनको छात्रवृत्ति मिले, इनको नौकरियां मिले, ये नहीं चाहते, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। हमको समझना होगा कि ये जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में जिस तरह से उनका मिशन है, हमारा मतदाता सूची से नाम हटाने का, उस मिशन का हमको विरोध करना पड़ेगा। हमें डीलिस्टिंग का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि डीलिस्टिंग से हमारा जो हक है वो छीना जा रहा है। साथियों, आज पूरे देश में हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं। मैं आपको एक मांग पत्र जो उनका था, ये 2013 में कांग्रेस से जुड़े हुए विधायक टीएसपी कहते थे, उन्होंने अशोक गहलोत को एक मांग पत्र दिया था कि स्वर्ण समाज को 30% आरक्षण दिया जाए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनको टीएसपी क्षेत्र में 50% आरक्षण दिया था। ये सभी विधायकों के जिन्होंने ये मांग पत्र दिया था उसके ऊपर हस्ताक्षर, और वो कौन थे? शंकर लाल जी आहारी, राहिया मीणा, सुरेंद्र कुमार बामणिया, लाल शंकर घाटिया, अर्जुन बामणिया, जो वर्तमान में भी केडी मंत्री हैं। ऐसे कई सारे थे, कांता ग्रासिया, नगराज मीणा, ये उन्होंने मांग करी थी और उदयपुर संभाग में 50% आरक्षण स्वर्ण समाज को दे दिया गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, जबकि संविधान में कहीं भी स्वर्ण को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, पर दे दिया। और कौन? हमारे लोग जाकर के कह रहे हैं कि इनको दे दो, तो हम कहां जाएंगे मेरे भाई? यही नहीं, एक और अखबार चलता है, समता ज्योति, आपने देखा होगा, करणी सेना राजस्थान में बार बार मांग कर रही है कि आरक्षण खत्म करो। ये अखबार कह रहा है आरक्षण खत्म करो, सारे के सारे दूसरे जो है उच्च वर्ग के लोग ही कहते हैं आरक्षण खत्म कर दीजिए। जिस समाज को बरसों से आपने कुचला, सम्मान नहीं होने दिया, हमको जंगलों और खेतों में ढोकर हमको स्कूलों तक नहीं पहुंचने दिया, वो जख्मा आज तक हमारा आदिवासी समाज झेल रहा है। तो हमको संगठित होना होगा, और हमारे जो समाज विरोधी लोग हैं, जो